जय हिंद बच्चों। बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू की चर्चा की थी। लेकिन कुछ पीएच वैल्यू की चर्चा और कुछ दैनिक जीवन में होने वाले हमारे पीएच वैल्यू के मान के बढ़ने या घटने से किस प्रकार की क्रियाएं होती है उसके बारे में और कुछ चर्चा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहला सवाल है, अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बों को दूर करते हैं कैसे? आखिर अम्ल की महत्व इतनी क्यों है? कैसे बर्तन के धब्बों को, बर्तन की चमक उसे बरकरार रखने के लिए काम करता है? आइए, आप टीवी को देखते होंगे, आपको बर्तन को साफ करते हुए साबुन, वॉशिंग पाउडर या जो भी बर्तन साफ करने वाले लिक्विड आते हैं सबको दिखाया जाता है और इसमें नींबू के रस को जरूर दिखाया जाता है। आखिर क्या राज है नींबू के रस में? आइए जरा देखते हैं। कॉपर के बर्तन अगर आपके घर में है तो कुछ दिन में कॉपर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, CuO बना लेता है और उसकी परत जमा लेता है बर्तन पे। आप देखेंगे कि बर्तन की चमक धूमिल हो गई है, बर्तन चकाचक नहीं दिख रहा है। तब तो क्या करेंगे आप? वहां क्या हुआ? आखिर क्या आ गया? कॉपर ऑक्साइड की परत है, वो क्या है? बेसिक है, मतलब क्षारी है। आप जब क्षार की परत है तो उसे किससे धोएंगे? क्षार से धोएंगे क्या? नहीं, उसे आपको अम्ल से धोना पड़ेगा। क्षार को अम्ल ही काटता है और अम्ल को क्षार काटता है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि आप जानते हैं नींबू में क्या है? साइट्रिक एसिड होते हैं नींबू में, और जब नींबू को काट करके और उसके रस को लेकर के रगड़ा जाता है तो वह क्षारी छूट जाता है। जो क्षारी परत वहां जमी हुई है वो छूट जाता है और बर्तन चकाचक हो जाता है। इसीलिए अक्सर घर में नींबू के रस का प्रयोग हम लोग करते हैं। सिर्फ वही नहीं, हम अपने मुंह पर भी नींबू के रस का लेप लगाते हैं, रगड़ते भी हैं, उससे भी हमारा मुंह चकाचक रहता है। अर्थात इसकी जरूरत बहुत है। मतलब क्षार और बेस को समझना, चूंकि आप 10th क्लास का स्टूडेंट हैं, आप इसे अद्भुत ना माने, यह नियम के तहत होता है और ये केमिस्ट्री की चीज है, इसे जानना बहुत जरूरी है। अगला आइए, अर्थात ये नींबू की रगड़ से बर्तनों के साफ करते हैं और बर्तन चमकने लगता है। अर्थात देखिए ये नींबू के रगड़ से हम कर रहे हैं और बर्तन चकाचक हो गया है। तो इस प्रकार से हम बहुत ही वैल्यूबल चीज देख रहे हैं। दूसरा है, मिट्टी का पीएच मान 7 क्यों होती है? बहुत ही अहम चीज है, क्योंकि आप जो भी पौधा लगाएंगे कहाँ लगाएंगे? मिट्टी में ही। आज धान का रोपा और ये मकई का खेती, चना लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, मिट्टी में ही लगाते हैं। किसान लोग, हमारे किसान भाई लोग जिसके ऊपर पूरा देश निर्भर करता है, वो समझ रहे हैं, हालांकि वो इतना नहीं जान रहे हैं कि क्षार और बेस, लेकिन इतना जरूर जान रहे हैं कि पौधा अगर समतुल्य रूप से उसको, एक तरह से कहिए तो ओवरऑल विकास उसका अगर नहीं हो रहा है तो वहां वो जान जाते हैं क्या हमें करना है। तो निश्चित है कि अगर पौधा पूर्ण रूप से विकास नहीं हो रहा है पौधे का, तो वहां पे ध्यान रखना पड़ता है कि आखिर इसमें क्या हो गई है। ज्यादा मिट्टी एसिडिक तो नहीं है, ज्यादा क्षारीय तो नहीं है। यही कारण है कि मिट्टी की पीएच मान 7 होनी चाहिए। अगर पीएच मान 7 से ज्यादा घट जाए, 1, 2 हो जाए, 5 हो जाए, 4 हो जाए, जानिए वो अम्लीय हो गया है। और अगर 8, 9, 10, 13, 14 हो जाए तो जान लीजिए वो क्षारी हो गया है। दोनों ही स्थिति में पौधे का विकास नहीं होगा। यही कारण है कि हम जब, चूंकि मिट्टी न अम्लीय होते हैं न क्षारीय, यह उदासीन होता है, इसीलिए पौधे की वृद्धि संतोषजनक होती है। देखिए हम धान की रोपी और पौधे को लगाते हैं, वो संतोषजनक ललहाता हुआ आगे बढ़ता है, तब किसान खुश होते हैं हमारे भाई लोग, और हमें वो खाने की व्यवस्था करते हैं। पूरे देश उस पर निर्भर है। पैसा आप कितना कमा लें बच्चों, लेकिन निश्चित है कि किसान के ऊपर ही देश निर्भर करता है। आइए, आखिर अगर ज्यादा हो जाए, देखिए एक सवाल है कि मिट्टी का पीएच मान कम होने पर क्या करेंगे? पीएच मान अगर कम हो गया तो अम्लता बढ़ेगी। अम्लीय हो गया, ज्यादा अम्लीय हो गया, वहां क्या होगा? पौधे का विकास नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट का, कली चूना का, भखरा चूना का उपयोग करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में छिड़काव करेंगे। इसी की रासायनिक खाद भी बनाई जाती है और तब मिट्टी की अम्लता को कम करके उसे उदासीन कर दिया जाता है और उसका पीएच मान 7 लाया जाता है, जिसके फलस्वरूप
जो भी पौधे हैं वो लहलहाते रहते हैं और आगे जल्दी बढ़ते हैं। इसीलिए हम ये कली चूना, भखरा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करके उसके पीएच मान को रोक सकते हैं, अम्लता बढ़ने से रोक सकते हैं और मिट्टी में जितनी भी हम पौधे लगाए उसे बचा सकते हैं। यही काम हमें करने की जरूरत है। और चूंकि आप 10th क्लास का स्टूडेंट हो तो आपको जानने की बहुत जरूरत है। आइए अगला है, जल का पीएच मान 7 होती है क्यों? क्योंकि जल तो उदासीन है, शुद्ध जल, और यही कारण है कि हम जब जल को पीते हैं तो ना तो हम अम्ली पी रहे हैं ना तो क्षारी पी रहे हैं, हम एक उदासीन पदार्थ पी रहे हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को, ब्लड सर्कुलेशन को, मेंटल डिस्टरबेंस को, सबको बहुत अच्छा ढंग से मेंटल रखता है। हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नोचनी, खुजली, फलना चिलना जो होता है, बीमारी जो पसीने से बीमारी होनी है, वो सब हमें कंट्रोल रखते हैं। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जल का प्रभाव पड़ जाता है, कहीं का जल ज्यादा अम्ली होते हैं, कहीं का ज्यादा क्षारी होते हैं, तब आप बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए इसका पीएच मान हमेशा 7 ही होनी चाहिए और ऐसे जल का पीएच मान देख करके ही हमें जीवन में उपयोग करनी चाहिए। यही कारण है कि हम समुद्र का जल अक्सर उतना नहीं पीते हैं, क्योंकि वहां का कुछ क्षारी होता है समुद्र का जल, इसीलिए वहां पे लवण, अम्ल और क्षार मिलकर के फिर लवण बनाते हैं NaCl, और वहीं से नमक का हम तैयार करते हैं, नमक हमें मिलता है। यही कारण है, याद कीजिए बच्चों, दांडी यात्रा गांधी जी वहीं से किए थे। कहां? भुज और कोटी। आप गुजरात चले जाइए, गुजरात में भुज और कोटी जो जगह है वहीं समुद्र बगल में, वहीं से दांडी यात्रा शुरू किए थे और नमक बना करके अंग्रेजों की जो कानून थी कि नमक नहीं बना सकते, कानून को तोड़ा था। यही कारण है कि समुद्र में नमक की ज्यादा प्रचुर मात्रा वहां पे होती है, लवण प्रचुर मात्रा में होते हैं, सॉल्ट। क्यों? क्योंकि वह क्षारी और अम्ल दोनों का रिएक्शन होता है और तब बनता है NaCl जो नमक है। तो हमारे जलीय जीवों को बचाना अगर है तो हमें ज्यादा अम्ली नहीं होने देना होगा, जल को ज्यादा अम्ली नहीं होने देना होगा, जल को बचाना होगा। अम्ली वर्षा को रोकने के लिए हमें जो जितनी फैक्ट्रियां हैं वहां से धुएं निकल रहे हैं, कूड़ा करकट जितने भी निकल रहे हैं, उसे हमें दूसरे ढंग से प्रयोग करके और कम धुआं निकले ऐसा हम वातावरण पैदा करें। इसीलिए चिमनी के भट्ठों को और ऊंचा किया जाता है, उसके भट्ठी को जो धुआं छोड़ता है, ताकि वो ऊपर उठे और ज्यादा जल करके कार्बन ऑक्साइड दे, कार्बन डाइऑक्साइड दे, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं। और यही कारण है कि इस पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है। और CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन, इसके बारे में जानते हैं, बहुत जहरीला गैस है, ऐसे ही फैक्ट्री से निकलते हैं, इस पर भी सरकार रोक लगा रही है। तो हम अम्लीय वर्षा या जल को अम्लीय होने से बचा करके जलीय जीवों को, मछली हो चाहे गेंडा हो या जलीय जीवों में व्हेल मछली हो, बहुत सारे मगरमच्छ हो, इन सबको बचाने के लिए सरकार बहुत काम कर रही है। देश की ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही है, वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही है। आइए अगला ये देखना चाहते हैं कि क्या अगर कोई वस्तु अम्ली है तो क्षारी करने के लिए क्या हमारे वैज्ञानिकों के पास ही ये विधि थी या प्राकृतिक रूप से भी है? ईश्वर भी इसको दिए हुए हैं? क्या ईश्वरीय रूप से भी अम्ल को क्षार में बदलने के लिए कोई व्यवस्था थी और आज भी है? हाँ है, इसको कहना होगा, बिल्कुल है। हम आज क्षार और अम्ल को जान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे नीम के दतवन से आप मुंह धोते हैं, उसमें क्षारी है, उसमें भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। नीम के दतवन क्षारी होते हैं, इसीलिए हमारे दांत को क्षय होने से, दांत के जानते हैं आप दांत का 3 पार्ट है। पहले पार्ट जो ऊपर में सफेद भाग है उसे एनामेल कहते हैं, जो कड़ी होती है वो लेप है एनामेल का, जो टूटने के बाद, घिसने के बाद आप डेंटाइन में चले जाते हैं। डेंटाइन में ही ब्लड सर्कुलेशन दांत में भी हो रहा है, आपके चूल में भी हो रहा है, केस में भी हो रहा है। कहीं भी बिना ब्लड सर्कुलेशन का कोई भी वस्तु सक्रिय नहीं हो सकती है। इसलिए दांत में दर्द शुरू हो जाता है, इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ा रहा है। ब्लड सर्कुलेशन कहाँ है? डेंटाइन में है, और नस है वहां ब्लड को ले जाने के लिए। आप जानते हैं कि वेन जो है वो दांत में भी है, तो इसका मतलब है कि डेंटाइन को सुरक्षित रखने के लिए हम नीम के दतवन से मुंह धो रहे थे। क्या कारण था? भगवान भी नीम में क्षार दे करके रखे हैं, अर्थात नीम का दतवन भी क्षारी है। तो चलिए और कुछ है क्या? हाँ है। आप जानते हैं, अब क्वेश्चन देखिए अगला, नेटल और डॉग पौधे एक साथ होते हैं क्यों? आप जंगल में जाएंगे तो नेटल और डॉग पौधा दोनों एक साथ होगा। क्या कारण है? क्योंकि आप जानते हैं कि यह नेटल एक झाड़ी पौधा है जिसके
देख लीजिए, क्योंकि नेटल एक झाड़ी पौधा है जिसके पत्तों में डसने वाले रोए होते हैं, पतली पतली सुई जैसी रोए होती है उसके पत्ते पर। और जो रोए होती है उसमें रोए में क्या होती है, मेथनोइक एसिड, अर्थात एसिड होता है। जो एसिड वो रोए जब हमारे चमड़े पे एक चुभता है, चमड़े पे चुभ जाता है, तो वो मेथनोइक एसिड हमारे ब्लड में छोड़ने लगता है। और ब्लड में छोड़ेगा तो निश्चित है, जान लीजिए, बिच्छू का भी डंक वही हो रहा है, फॉर्मिक एसिड। सांप का भी वही हो रहा है, फॉर्मिक एसिड। तो निश्चित है कि जो डंक मारेगा वो डंक में मेथनोइक एसिड है, तो वो फॉर्मिक एसिड जितना जानलेवा तो नहीं होगा, मेरा जान नहीं ले सकता, लेकिन नोचना शुरू कर देता है। और जब नोचना शुरू करता है तो हम क्या करते हैं, भागने लगते हैं इधर उधर। लेकिन वहीं ईश्वर ने व्यवस्था की है कि डॉग का भी पौधा वहीं बगल में होगा। डॉग का पौधे को तोड़ करके उसके पत्ते को यहां रगड़ दीजिए, जो बेसिक होता है, और तब मेथनोइक एसिड को निष्क्रिय कर देगा, उदासीन कर देगा, उसको लवण बना देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि मेथनोइक एसिड होने के कारण ही चमड़े में खुजली उत्पन्न हो जाती है, जिस पर डॉग पौधे के पत्तों को रगड़ा जाता है और जो छारी होते हैं फलस्वरूप खुजली खत्म हो जाती है। इसीलिए दोनों पौधे एक साथ होते हैं। किसने लगाया क्या, वो पौधे को कोई नहीं लगाता, वो पौधे ईश्वरीय रूप से दोनों एक साथ ही होते हैं। यही कारण है कि नेटल और डॉग पौधे एक साथ होने के कारण किसी भी जीव को अगर चुभ हो जाए नेटल पौधा, तो उसका दवाई भी वहीं उपस्थित है, अर्थात अम्ल को काटने वाला क्षार भी डॉग पौधा वही है, और तब हम सुरक्षित रहते हैं, सुकून महसूस करते हैं। तो ईश्वरीय रूप से भी ऐसी व्यवस्था है, हर जगह है। तो चलिए, आज हम वैज्ञानिक दुनिया में चल रहे हैं, और जहां हम नए नए तत्व, नए नए पदार्थ खोज रहे हैं, जिसकी जानकारी हम सब प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार की इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसे आप अच्छी तरह से अपने फेयर कॉपी में फेयर कर लीजिए, और अपने आस पड़ोस के व्यवस्था को देखिए, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। किसी का दांत खराब हो रहा हो तो उसे बताइए कि आप पेस्ट का प्रयोग कीजिए, नीम का दतवन का प्रयोग कीजिए जिसमें क्षारी है, आपका भोजन अम्लीय है, दांत खराब हो रहा है। किसी का चमड़े खराब हो रहे हैं तो वहां भी आप बताइए। अगर किसी को चुभ हो गया तो उसमें कौन सा एसिड आया, अगर किसी को सांप काट लिया तो वहां फॉर्मिक एसिड चला गया, तो उस फॉर्मिक एसिड को चीड़ करके और उस फॉर्मिक एसिड को बाहर खून के साथ बाहर कीजिए, और तब दवाई, प्राथमिक उपचार इतना कीजिए, और तब दवाई का प्रबंध करवाइए। इतना तो जरूर आपको जानना चाहिए, इसलिए कि आप यू आर ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज यू आर नॉट ए सिंपल स्टूडेंट, यू आर नाउ कंप्लीटिंग। चलिए बच्चों, इस प्रकार के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की इंटरेस्टेड वीडियो आगे भी देने वाला हूं। इस चैप्टर में आम्ल, भस्म तथा लवण में अभी कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं, जिसे मैं अगले वीडियो में लेकर के आपके पास उपस्थित हो रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, जय भारत।